आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान, इसके अंतर्गत अध्याय 12 में विद्युत, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। इसमें अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ओम का नियम और प्रतिरोध, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक रेजिस्टेंस, एक ओम, एक तार की बात की थी। आज हम लोग अगर एक से अधिक प्रतिरोधकों को संयोजित कर दिया जाए किसी सिस्टम में, किसी निकाय में, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध ये दो तरह से होता है। इसे समझने के लिए आइए हम लोग एक व्यवहारिक उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग हाईवे पर यात्रा किए होंगे, आप लोग हाईवे पर यात्रा किए होंगे, तो मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और आप जानते हैं कि टोल टैक्स लगता है। तो सपोज़ कर लीजिए कि हाईवे पर आप जा रहे हैं, अब टोल टैक्स मान लीजिए इस गाड़ी का आपको 90 रुपया देना है। ये जो टोल वाले हैं इस 90 रुपये को वसूलने के लिए दो सिस्टम का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि पहला सिस्टम ये है कि ऐसे 3 लोग लगा दिए गए हैं और तीनों लोगों को ये अथॉरिटी दे दी गई है कि आप 30 रुपया वसूल लें। एक सिस्टम ये हो गया, 30 रुपया ये लेंगे और आपको यहाँ से आगे बढ़ा देंगे, जाने देंगे। ऐसे 30 रुपया ये लेंगे, ये आपको यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। फिर 30 रुपया ये लेंगे और ये आपको आगे बढ़ा देंगे। फिर आपकी गाड़ी आगे चली गई। आपने दिया तो 90 ही रुपया। एक तरीका ये हुआ। दूसरा, आपकी गाड़ी जा रही है और इन लोगों ने बूथ जो आप अपना बनाया है वो इस तरह से बनाया है और ये अथॉरिटी दे रखी है कि किसी भी आप एक बूथ से जाएं, चाहे इसमें से जाएं, चाहे इसमें से जाएं, चाहे इसमें से जाएं, और आप एक को 90 रुपया दे दीजिए, जिससे आप जाएं उसको 90 दे दीजिए। तो जैसे मान लीजिए आप इसमें से जा रहे हैं, आपने 90 यहाँ पेड किया और आप आगे बढ़ गए, 90 यहाँ पेड किया और आप आगे बढ़ गए। अब ये आप बताइए कि किस में आपको ज़्यादा समय लग रहा है, किस में आपको ज़्यादा अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो आप तुरंत बेहिचक कहेंगे भाई यहाँ हमको 3 बार रुकना पड़ रहा है, यहाँ ज़्यादा अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करना मतलब प्रतिरोध ज़्यादा यहाँ हुआ, रुकावट ज़्यादा हुई, प्रतिरोध, आपका प्रतिरोध यहाँ ज़्यादा हुआ। इसका मतलब यहाँ जो प्रतिरोध होगा वो अधिकतम प्रतिरोध होगा। और यहाँ एक ही जगह आपने 90 दिया और आप तुरंत आगे बढ़ गए, तो बहुत कम देर के लिए आपको रुकना पड़ा। यहाँ आपका प्रतिरोध क्या हो गया, न्यूनतम प्रतिरोध। रुकावट जो आपका हुआ यहाँ बहुत कम हुआ, ये आपका न्यूनतम प्रतिरोध हुआ। अब देखिए, इसी दोनों को हम, एक को ये नाम देते हैं और दूसरे वाले को ये नाम देते हैं। अब ये आपका क्या है, मान लीजिए कि ये आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध आपका ये हुआ। इस तरह से 1 बाई 1, 1 बाई 1 इस तरह से जोड़ा गया है। पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से, और इस तरह से जब जोड़ा जाता है तो इसको हम श्रेणी क्रम में संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक ये है आपका। और जब 3 या 3 से अधिक या जितने भी हों प्रतिरोधक इस तरह से ये लगाए गए हों कि इनके एक सिरे एक जगह और दूसरे सिरे एक जगह ये संयोजित कर दिए जाएं, तो इसको हम कौन सा क्रम कहते हैं, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। तो दो तरह से हम प्रतिरोधकों का संयोजन करते हैं, या यूँ कह सकते हैं प्रतिरोधकों के निकाय दो तरह से बनाए जा सकते हैं। एक है श्रेणी क्रम और दूसरा है पार्श्व क्रम। तो अब ये तो आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि श्रेणी क्रम में जो होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिकतम होगा, और पार्श्व क्रम में जो होगा उसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा। इस व्यवहारिक चीज़ से हम जान सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि जो ये अधिकतम या न्यूनतम प्रतिरोध का मान आएगा
ये किस सूत्र के अनुसार आएगा और ये कितना होगा। आइए इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए, इसे दिखाने से पहले एक छोटा सा और आप एक्सपेरिमेंट करिए। देखिए, ये आपका प्रतिरोध R1, R2 और R3 है और आपने एक यहाँ एमीटर जोड़ रखा है, एक सेल से या बैटरी से आपने जोड़ दिया है। एक कुंजी आपने लगा दी। ये यहाँ देखिए, इनके सिरों के बीच वोल्टेज नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया है। ये क्या करेगा, XY सिरों के बीच का तुल्य प्रतिरोध के लिए वोल्टेज ज्ञात करेगा और धारा जो है ये तीनों में लगातार बह रही है। इसका मतलब श्रेणी क्रम में आपका धारा जो है ये नियत है। ये माइनस है आपका, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब हम ये काम करते हैं, इनके सिरों के बीच एक एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। ये एक V1 मान लीजिए जोड़ दिया, ऐसे इनके सिरों के बीच V2 जोड़ दिया, ऐसे इनके सिरों के बीच V3 जोड़ दिया। धारा तो सब में आई गई, I एम्पियर की अगर धारा बह रही है तो यहाँ आपका धारा क्या हुआ, श्रेणी क्रम में ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन वोल्टेज क्या हो गया, ये भिन्न भिन्न हुआ। जब अलग अलग इन मानों को निकाला गया और इसको जोड़ा गया, किसको, V1 को, V2 को और V3 को, तो यह एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि यह इस V के बराबर है। यहाँ XY के सिरों के बीच जो वोल्टेज है इसके ये बराबर है। तो XY सिरों के बीच वोल्टेज को अगर V से लिखा जाए और R1, R2, R3 के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः V1, V2 और V3 से लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं V = V1 + V2 + V3। अब यही हमको जानने की आवश्यकता थी। अब देखिए, हम लिखेंगे अपने प्रूफ में कि माना R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में चित्र के अनुसार संयोजित हैं। R1 के सिरों के बीच वोल्टेज V1, R2 के सिरों के बीच वोल्टेज V2 और R3 के सिरों के बीच वोल्टेज V3 है। इसमें प्रत्येक में प्रवाहित धारा I है। तो ओम का नियम लगा दीजिए। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, V = IR। अब R यहाँ हमारा तुल्य प्रतिरोध है R1, R2, R3 का, और सीरीज़ में है तो हम S लिख दे रहे हैं, ठीक है। और V इनके सिरों के बीच का वोल्टेज है, I इसमें प्रवाहित धारा है। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और इसी तरह से V1, इस वोल्टेज V1 का मान लिख लेते हैं। तो V1 बराबर क्या हो गया, I, और किस सिरों के बीच रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस R1 के सिरों के बीच का वोल्टेज V1 है, तो V1 = IR1 लिख सकते हैं। ऐसे ही V2 = IR2, ऐसे ही V3 = IR3, और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से V1, V2 तथा V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। देखिए, V की जगह पे हमने लिख दिया IRS। ये RS ये R1, R2, R3 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध है। और V1 की जगह पे आपका क्या हो गया, IR1, ऐसे V2 की जगह पे IR2, ऐसे V3 की जगह पे IR3। IRS, यहाँ से I कॉमन कर लिया जाए तो हो गया I1 + I2 और प्लस I3। यहाँ से I आपका कैंसिल हो गया और RS बराबर क्या हो गया, R1 + R2 और प्लस R3।
तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ तुल्य प्रतिरोध में हम देख रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध सीधे सीधे प्रतिरोधों का योग है। प्रतिरोधों का योग होने के कारण जाहिर है कि ये अधिकतम प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा, ये प्रतिरोध के अधिकतम मान को प्रदर्शित करेगा। तो श्रेणी क्रम में आपका संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। अब आइए पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों को देखते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में जैसे ये आपके जो प्रतिरोध हैं तीनों, इसका तुल्य वोल्टेज V है, यहाँ दिखाया गया है, I धारा बह रही है। जैसे यहाँ दिखाया गया तुल्य वोल्टेज आपका V है R1 R2 R3 के लिए, और I धारा बह रही है। सेम चीज़ यहाँ भी वही है कि ये आपका सेल है और ये अमीटर है और एक कुंजी। चलिए अब यहाँ से I एम्पियर की धारा बह रही है। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ ये इस 3 भाग में बटेगी, इसलिए एक काम करते हैं, इनके सिरों के बीच एक वोल्टमीटर लगा देते हैं और यहाँ एक अमीटर लगा देते हैं। तो जब यहाँ एक अमीटर लगाया गया तो यहाँ तो देखा गया कि यहाँ I धारा बह रही थी, लेकिन यहाँ से I धारा हमको नहीं मिल रही, I से कुछ कम मिलेगी। मान लेते हैं ये I1 है, लेकिन वोल्टेज हमारा ये V ही है। जहाँ V वोल्टेज यहाँ था उतना ही वोल्टेज यहाँ भी बता रहा है। अब एक काम करते हैं, इनके सिरों के बीच वोल्टमीटर लगाते हैं और अमीटर को यहाँ लगा देते हैं। तो अब इसमें बहने वाली धारा ना तो I है ना I1 है, ये दूसरा हो गया। मान लेते हैं ये I2 है, लेकिन वोल्टेज V ही है। फिर यहाँ भी वही काम करते हैं, इनके सिरों के बीच वोल्टमीटर लगाते हैं और यहाँ अमीटर लगा देते हैं। तो यहाँ भी देखा गया कि यहाँ धारा का मान I1 I2 या I में से कुछ नहीं है, अलग ही है, ये I3 है, लेकिन वोल्टेज V ही है। और इस एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि ये जो I का मान है ये इन तीनों I1 I2 और I3 के बराबर है। अगर एडिशन जब करके देखा गया तो I का मान इस I1 और प्लस I2 और प्लस I3 के बराबर रहा। तो जिस तरह यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट था उसी तरह से यहाँ करंट कांस्टेंट है। यहाँ क्या नहीं, यहाँ आपका करंट कांस्टेंट था तो यहाँ आपका वोल्टेज कांस्टेंट है। इसका मतलब श्रेणी क्रम में आपका क्या कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था, वोल्टेज ये अलग अलग था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट अलग अलग है। अब फिर यहाँ ओम का नियम लगा देते हैं और इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम आपका क्या है, V बराबर आई आर। यहाँ हमको I चाहिए तो I बराबर V बाई आर, तो V बाई आर लिख दे रहे हैं। और ये पैरेलल जोड़ा गया है, पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है, इसलिए हम इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको RP से लिख देते हैं। और इसी तरह से I1 आपका हो गया V बाई R1, I2 ये हो गया V बाई R2 और I3 ये हो गया आपका V बाई R3। इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। और I1 I2 तथा I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया जाए तो I की जगह पे हम क्या लिख दें, V बाई RP। और इसी तरह से I1 की जगह पे यहाँ आपका हो गया V बाई R1 और इसी तरह से V बाई R2 और प्लस इसी तरह से V बाई R3। V कॉमन कर लिया जाए तो V बाई RP यहाँ हो गया, ये बराबर V
कॉमन कर लें तो हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। यहाँ से V आपका कैंसिल हो गया और यहाँ लिख दे रहे हैं क्या आपका आ गया 1/RP इक्वल्स टू बी 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो प्रतिरोधों का तुल्य मान आया है ये अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के ये बराबर होगा। मतलब इस 1/RP जो होगा ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जो तुल्य मान है वो अधिकतम है और समांतर क्रम में चूँकि व्युत्क्रम के योग के बराबर है, यहाँ व्युत्क्रम के योग के बराबर आता है और फिर जब इसका मान हम लेंगे तो ये बहुत कम हो जाता है। तो पार्श्व क्रम में न्यूनतम मान और श्रेणी क्रम में अधिकतम मान आएगा। फिर इसके बाद देखिए हम लोग ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और इसे आप कंप्लीट करें। धन्यवाद।